गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं लेक्चरर लोकेश कुमार सैनी आज फिर से आपके सामने लाइव क्लासें लेके उपस्थित हुआ हूँ। अब देखो, अपना जो लेसन नंबर 2 चल रहा था मात्रक और मापन, ठीक है। मात्रक और मापन में हमने उनके मात्रक और विमाओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। बहुत सारी मैंने आपको भौतिक राशियाँ बताई और उनकी मात्रक और विमा यहाँ पर मैंने आपको बताई, तो आपके वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आज अपना जो नया टॉपिक है वो चलेगा। अपना जो विमीय जो अपनी समीकरणाएं जो विमाएं अपनी आई हैं, उन विमाओं का देखो किस किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, तो आज उनके उपयोग पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा विमीय समीकरणों के उपयोग। आज अपना टॉपिक है विमीय समीकरणों के उपयोग। अब देखो, अपने विमीय समीकरण हैं, उन विमीय समीकरणों के अपने 3 उपयोग चलते हैं। वो 3 उपयोग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो पहला इसका जो उपयोग है, कोई भी अपनी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में क्या करना, आपको बदलना है। तो पहला जो इसका उपयोग है वो नंबर 1, किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना। अन्य मात्रक पद्धति में बदलना, ये इसका क्या है, पहला उपयोग है। दूसरा इसका उपयोग है समीकरणों की सत्यता की जांच करना। विमीय विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण अपना सत्य है कि नहीं है, इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। मात्रक पद्धति का मतलब समझ लीजिए, जैसे आपका एमकेएस पद्धति में कोई मात्रक लिखा हुआ है तो उसको सीजीएस पद्धति में लिखना, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में है तो उसको एमकेएस पद्धति में किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो वो हम विमीय विधि से आपको यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। तो दूसरा अपना इसका जो उपयोग है वो समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना, ये इसका दूसरा उपयोग है, ठीक है। कोई भी समीकरण है वो सत्य है कि नहीं, सत्य नहीं है, उसकी आप इसमें क्या करोगे, जांच करोगे। और अगला जो इसका उपयोग है वो है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। बहुत सारी अपनी भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों को आपस में किस प्रकार से हम संबंधित करते हैं, तो उनका संबंध स्थापित करना भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो अगला उपयोग है इसका विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये आपके 3 क्या है, ये जो आपके विमीय समीकरणों के हैं उपयोग है, ठीक है। तो एक एक उपयोग हम लेते हैं और उनका एक एक काम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला अपना जो उपयोग है वो है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में क्या करना है, आपको चेंज करना है। वो किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो अपना नंबर 1 लगा के इसको एक बार नोट कर लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर 1
पहला हम लिखेंगे यहां पर, पहला आप लिखोगे कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। किस प्रकार से मैं बदलता हूं, देखो आपको यह बदलना आपको आज सिखाऊंगा। तो एक बार हेडिंग डाल लो आप। अब देखो यहां पर कोई आपके पास कोई भौतिक राशि है, क्या है, कोई भौतिक राशि है। उस भौतिक राशि का पहली मात्रक पद्धति में उसका मैं मान लेता हूं कि परिमाण क्या है, n1 है। पहली मात्रक पद्धति में परिमाण क्या ले लेता हूं, स्मॉल n1, ठीक है। तथा उस भौतिक राशि का द्रव्यमान, लंबाई और समय के जो मात्रक है, ठीक है, वो मैं m1, L1 और T1 से ले लेता हूं। और अपनी दूसरी जो मात्रक पद्धति है, उस दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय को मैं m2, L2 और T2 ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान, लंबाई और जो आपका समय है, ठीक है, उनकी जो विमाएं हैं वो मैं क्या मान लेता हूं, स्मॉल a1, b1, सॉरी स्मॉल a, b और c, ये इनकी क्या मान लेता हूं मैं, विमाएं। अब आपको क्या करना है, दूसरी मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि का क्या लिखना है, परिमाण लिखना है। तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला काम में आएगा, वो आपका रहेगा n2 इक्वल टू n1, फिर आप लिखोगे बड़ा कोष्टक और m1 अपॉन m2 और उसकी पावर आप लगाओगे a, फिर लिखोगे L1 अपॉन L2 और उसकी पावर आप लगाओगे b, और फिर लिखोगे आप T1 अपॉन T2 और उसकी पावर लगाओगे आप c, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, तो थोड़ा आप ये नोट करना कि यदि किसी भौतिक राशि का, इसमें आप लिखोगे कि यदि किसी भौतिक राशि का पहली मात्रक पद्धति में परिमाण n1 व या तथा द्रव्यमान, लंबाई व समय को m1, L1, T1 ले तो दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय को m2, L2, T2 हो तथा
तथा द्रव्यमान लंबाई व समय की विमाई क्रमशः ए बी व सी हो तो दूसरी मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि का परिमाण दूसरी मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि का परिमाण दूसरी मात्रक पद्धति में उस भौतिक राशि का जो परिमाण होगा वो क्या होगा n2। तो ये आपका n2 और n2 इक्वल टू क्या होगा आपका n1 और ये आपका बड़ा कोष्टक है m1 अपॉन m2 और इसकी पावर लगानी है स्मॉल a, फिर आपका L1 अपॉन L2 और इसकी पावर लगानी है आपको b, और फिर T1 अपॉन T2 और इसकी पावर लगानी है आपको c। ये आपको फॉर्मूला क्या करेगा, काम करेगा। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में आपको क्या करना है, कोई भी भौतिक राशि है उसके परिमाण को बदलना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, समझ गए। तो ये आप एक बार नोट कर लो, पॉज करके जल्दी नोट कर लेना इसको। तो पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे फॉर्मूला अपने पास है तो बदलने में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको। देखो, कोई आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, कोई है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लिखते हैं स्मॉल जी से, और स्मॉल जी इक्वल टू आपको दे रखा है कि 9.8, गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये कौन सी मात्रक पद्धति में लिखा हुआ है भाई, मीटर, अपना मीटर नीचे सेकंड है, तो कौन सी पद्धति आ गई, ये आपकी एमकेएस पद्धति होगी। ठीक है, इस एमकेएस पद्धति को आप कौन सी पद्धति में लिखना है, सीजीएस पद्धति में क्या करना है, आपको बदलना है। तो नीचे लिख देना एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलना। एमकेएस से कौन सी में बदलना है, सीजीएस पद्धति में बदलना है आपको। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है उसकी क्या लिखोगे, विमा, यानी जी की विमा। तो विमा आप लिख दोगे, लिखना मैंने बताया आपको कि भी यहाँ आपको मात्रक दे रखा है तो आप विमा लिख सकते हो। तो इसकी जो विमा होगी वो आपका देखो एम, एल और टी। इधर देखो एम क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का कोई मात्रक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसकी पावर 0।
यहाँ एल क्या है, लंबाई का संकेताक्षर, तो लंबाई का मात्रक मीटर आ रहा है, इसकी पावर 1 है तो इसकी भी 1। यहाँ समय, तो समय का मात्रक आ रहा है सेकंड, इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, तो इसकी जो विमा आ जाएगी, पावर आ जाएगी, वो आ जाएगी -2। तो ये आपकी क्या होगी, जी की विमा m0 L1 और t-2। ठीक है, तो ये आपने जी की विमा लिख दी। अब देखो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला है n2 इक्वल टू क्या होता है, n1 m1 अपॉन m2 इसकी पावर a, फिर L1 अपॉन L2 इसकी पावर है b, फिर अपना T1 अपॉन T2 और इसकी पावर है c। लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ पर a, b और c किसके बराबर आएंगी, जितनी पावर अपनी यहाँ पर देखो g के मान में दे रखी है, इसकी जो m की पावर है अपनी m1 अपॉन m2 की पावर क्या है a, तो इसकी पावर क्या है 0, तो a किसके बराबर हो गया, a इक्वल टू अपना क्या हो गया 0। इधर L1 अपॉन L2 की पावर क्या है b, तो L की पावर देखो क्या है 1, तो b अपने किसके बराबर आ गया 1। ठीक है, यहाँ पर देखो T1 अपॉन T2, यहाँ इसकी पावर c, तो यहाँ पर t की पावर देखना क्या है -2, तो c इक्वल टू अपना क्या हो गया -2। इस प्रकार से a, b और c का आपको मान लिख देना है, समझ गए। अब क्या करोगे, यहां पर देखो MK से मैंने कहा आपको CGS में बदलना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां आपको दे रखा है m1 अपॉन m2, ठीक है, तो यहां n2 इक्वल टू और n1, तो n1 का देखो कितना मान दे रखा है, n1 का आपको मान दे रखा है 9.8, तो n1 का मान लिख देना 9.8। ठीक है, अब ये आपके पास जो फॉर्मूला है ऊपर n2 इक्वल टू, तो n1 का मान अपना है 9.8, ठीक है, इधर है अपना m1, तो m1 की जगह आप क्या लिख देना, ये जो आपका m1 है इसकी जगह लिख देना 1 kg अपॉन m2 की जगह 1 kg का मतलब कितना, यहाँ CGS में लिखना है नीचे वाला, ठीक है, तो इसको लिखना है 1000 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम। इसी प्रकार ये पावर है, देखो अब पावर है यहाँ पर a, तो a की पावर क्या लगाओगे 0, a इक्वल टू 0 आ गए ना। फिर यहाँ L1 अपॉन L2 दे रखा है, तो L1 की जगह लिखोगे 1 मीटर और इसकी जगह लिखोगे 1 सेमी, ठीक है, अपॉन ये जो पावर दे रखी है, पावर b इक्वल टू क्या दे रखी है 1, तो इसके ऊपर भी पावर लगा दो 1। फिर आपका T1 अपॉन T2, तो इधर आपको लिखना है 1 सेकंड और अपॉन क्या जाएगा 1 सेकंड, क्योंकि समय का जो मात्रक होता है वो दोनों ही पद्धतियों में समान होता है। तो यहाँ देखो इसकी पावर क्या -2, तो ये भी आप लगा दो -2। अब देखो मैंने कहा ऊपर वाला तो क्या है MKS पद्धति में, नीचे वाला क्या है CGS पद्धति में, ठीक है, तो आपको पूरे को क्या करना है CGS पद्धति में बदलना है, तो यहाँ kg को किस में, ग्राम में लिख देना है, मीटर को सेमी में, और सेकंड अपना सेकंड रहेगा। तो इधर ऐसे लिखना है आपको कि n2 इक्वल टू 9.8 और इनटू आपका 1 kg की जगह लिखोगे, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, लिख दिया। ऊपर पावर आपकी 0 है तो 0 लगा दो, इधर 1 अपना मीटर है तो 1 मीटर की जगह लिख दो 100 सेमी और अपॉन 1 सेमी, और ये अपना पावर 1 है तो 1 लगा दो, और इधर अपना 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, और इसकी पावर है अपनी -2, ठीक है, तो -2 हमने लिख दिया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर अपना ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेमी से सेमी कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास n2 इक्वल टू 9.8 इंटू ये आपके पास आ गया 1000, और इसकी पावर आपके पास 0 इंटू ये आपके पास आ गया 100, और इसकी पावर आपके पास क्या है 1, तो ये आपने 1, और यहाँ पर
सेकेंड से तो 1 की पावर -2, तो 1 की आप पावर चाहे माइनस में लगा दो चाहे प्लस में, 1 का क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पर n2 इक्वल टू 9.8, ठीक है। इधर देखो यहाँ 1000 आपको दे रहेगा, इसकी पावर 0, तो किसी भी संख्या की पावर आप 0 लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो ये इसका मान हो गया 1 इंटू, या 100 की पावर कितनी है 1, तो इंटू 100। तो इधर n2 इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा 9.8 को 100 से क्या करो मल्टीप्लाई, तो अपने पास आ जाएगा 980। तो ये आपके पास दूसरी मात्रक पद्धति में क्या आ गया, अपनी जो भौतिक राशि है गुरुत्वीय त्वरण उसका परिमाण आ गया, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक, तो मात्रक लिख दो आप, क्या जाएगा भाई, इधर अपना मीटर दे रखा है, तो सीजीएस में मीटर का क्या हो जाएगा सेमी, ठीक है, और सेकंड है तो इसका सेकंड ही रहेगा, तो सेकंड और इसकी पावर 2 सेकंड स्क्वायर। समझ गए। इस प्रकार से आप इसको क्या कर लिया, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल लिया। तो यहां पर अपना जो गुरुत्वीय त्वरण होगा G इक्वल टू सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा 980 सेमी, और ये आपका सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपने चेंज कर दिया। समझ गए। अब देखो इसको एक बार पॉज करके नोट कर लेना आप। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। तो उगता लिया होगा आपने। अब देखो और कोई मैं भौतिक राशि लेता हूं, उसको एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में मैं क्या करता हूं चेंज करता हूं। तो इस प्रकार से देखो एक बार और समझना आप, फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना चेंज करने के लिए। अब कोई आपके पास भौतिक राशि है बल, क्या है बल, बल F इक्वल टू क्या होता है अपना m में होता है। तो बल आपको दे रखा है F बराबर 1 न्यूटन। कितना बल दे रखा है F बराबर 1 न्यूटन आपको दे रखा है। तो ये आपका क्या है एमकेएस पद्धति, यानी ऐसा ही पद्धति जो आपका एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप होता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक लिख रखा है 1 न्यूटन, यानी एमकेएस पद्धति में हो गया ये, ठीक है। तो इसको आप क्या करना है, आपको क्या करना है एमकेएस से सीजीएस पद्धति में चेंज करना है। कौन सी पद्धति में, एमकेएस से सीजीएस में। अब देखो इधर आपको F इक्वल टू 1 न्यूटन आपको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, इस F यानी बल की आप विमा लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, इसकी विमा। तो इसकी विमा आपके पास पहले भी आपने लिख ली है, ठीक है। तो इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर केजी सेकंड और इसकी पावर -2। तो इसकी जो विमा होगी वो आपके पास आएगी m1 L1 और T-2। आपने विमाओं में भी लिखा है, समझ गए। अब विमा आपने लिख दी, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 और इसकी पावर A, फिर L1 अपॉन L2 इसकी पावर B और T1 अपॉन T2 और इसकी पावर C, ठीक है। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने वाला जो अपना फॉर्मूला है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखो यहां पर इसकी पावर A है, तो A किसके बराबर आएगी, m की पावर, या m1 अपॉन m2 की पावर A है, तो इधर देखो m की पावर कितनी 1, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो A इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा 1। अब आगे देखो B L1 अपॉन L2 की पावर B है, तो L की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पर 1, तो B किसके बराबर हो गया 1 के बराबर है। तो
b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इधर देखो t1 अपॉन t2 और इसकी पावर दे रखी है c, तो यहाँ देखो t की पावर क्या दे रखी है -2, तो c की पावर आप लगा दो, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो ये अपने पास a b और c की वैल्यू आ गई, कहां से, इस विमा से, समझ गए। यहाँ पर n1, तो n1 देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, इसका परिमाण क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो इसका n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 1 आ गया। ये सभी वैल्यू आप क्या करवा दो, यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करवा दो, समझ गए। तो फॉर्मूले के अंदर लिखोगे n2 इक्वल टू n1 की जगह अपना 1 इंटू m1, तो m1 ऊपर वाला किस में लिखना है आपने को भाई, mks से किस में चेंज करना है, cgs में चेंज करना है। तो ऊपर वाले को किस में लिखो भाई, mks पद्धति में, और नीचे वाले को लिखो cgs पद्धति में। तो m1 को मैं क्या लिख देता हूं 1 kg, अपना द्रव्यमान है तो इसको क्या मान लेता हूं, ये 1 kg है, और ये m2 है वो क्या है 1 ग्राम, ठीक है। इसकी पावर है 1, तो 1 की जगह अपना क्या जाएगा 1, फिर इंटू L1, तो L1 अपना क्या लंबाई का संकेताक्षर, तो लंबाई को मैं क्या मान लेता हूं, ये मेरी क्या है 1 मीटर, ठीक है। तो ये तो एमकेएस में, और सीजीएस में लिख दो इसको 1 सेमी, और इसकी पावर क्या है b, तो b इक्वल टू क्या है अपने पास 1, तो इसके ऊपर भी लगा दो पावर 1। आगे आपका T1, तो T1 लिख दो भाई, दोनों ही पद्धतियों में अपना समय वो सेकंड में ही आता है, तो इसका 1 सेकंड अपॉन क्या जाएगा 1 सेकंड, और इसकी पावर क्या है -2, तो ये लगा दो -2। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी आपके। अब देखो आप यहां पर जो ऊपर वाला जो एमकेएस पद्धति में आपके जो मात्रक लिखे हैं उसको किस में कर लो भैया, हमें सीजीएस में चेंज करना है, तो ऊपर वाले को भी क्या बना लो सीजीएस में बना लो। तो अपने पास n2 इक्वल टू क्या जाएगा भाई, 1 को लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, तो इधर आ जाएगा 1 kg की जगह 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, और ये आपका पावर 1 मीटर है, तो 1 मीटर की जगह आप लिख दोगे 100 सेमी अपॉन 1 सेमी, और ये पावर 1, और यहाँ 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, और इसकी पावर -2, समझ गए। अब देखो अपना जी से जी कैंसिल, सेमी से सेमी कैंसिल, और सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ तो 1 की पावर -2 हो गई। यहाँ पर अब देखो 100 की पावर 1, और यहाँ पर अपना 100 की पावर क्या होगी 1, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख लो n2, तो n2 इक्वल टू अपना क्या आ गया 1000 और इसकी पावर 1 इंटू आ गया आपका 100, और इसकी पावर क्या है 1, और आ गया आपका इंटू 1, और इसकी पावर है -2। तो 1 की पावर कितनी माइनस में लगा दो या प्लस में लगा दो, 1 का क्या रहता है अपना वैल्यू 1 ही रहती है। तो अपने पास n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 1000 गुणा ये क्या आ जाएगा आपका 100, तो 1000 को आप क्या कराओ 100 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो अपने पास क्या आ जाएगा ये 50 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या भैया अपना क्या आ गया भाई 1 लाख हो गया अपना, तो इसको क्या करो पावर में लिख लो, तो अपने पास कितनी जीरो 1 2 3 4 और 5, तो 10 की पावर कितना हो गया ये 5। n2 इक्वल टू क्या है अपने पास 10 की पावर 5। तो ये सीजीएस पद्धति में अपना इसका क्या आ गया परिमाण आ गया। तो अपना जो F इक्वल टू है यानी 1 न्यूटन है, ये किसके बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। 10 की पावर 5 क्या हो गया डाइन हो गया ये अपने पास, ये सीजीएस पद्धति में अपना चेंज हो गया। तो इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो आप। आगे और कोई मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। तो ये अपना जो अपना बल था
उसको हमने एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। आगे मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अब देखो, एक आपको भौतिक राशि दे रखी है, कार्य कार्य को हम W से क्या करेंगे, डिनोट, और कार्य इक्वल टू आपको दे रखा है कि W इक्वल टू 1 जूल। कार्य का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है, जूल होता है। तो इसको आपको एमकेएस पद्धति से क्या करना है, सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कौन सी पद्धति में भाई, एमकेएस से सीजीएस में, इस पद्धति में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कार्य की क्या लिखोगे, विमा लिखोगे। तो विमा लिखो भाई इसकी। तो कार्य की विमा मैंने आपको पहले बताई है, तो इसकी विमा लिखना पहले। विमा आती है इसकी m1 l2 t-2, ये इसकी क्या रहेगी, विमा। समझ गए। अब देखो यहां पर आपने इसकी विमा लिख दी। अब आपको फॉर्मूला मैंने कहा कि भाई फॉर्मूला लगाओ आप। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 और इसकी पावर है a, फिर l1 अपॉन l2 और इसकी पावर आप लगाओगे b, फिर t1 अपॉन t2 और इसकी पावर लगाओगे c। अब देखो आपको क्या करनी है, ये विमा देखनी है। तो यहाँ m1 अपॉन m2 की पावर a, तो m की पावर इधर क्या दे रखी है, 1, तो a किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। l1 अपॉन l2 की पावर दे रही है b, तो l देखो l की पावर क्या है 2, तो b किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर है। इसी प्रकार t1 अपॉन t2 इसकी पावर c, तो t की पावर देखो यहाँ पर क्या है, -2, तो c इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो ये आपके पास a, b और c का मान आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर n1, तो n1 आपको देखना है परिमाण कितना है इसका, पहली मात्रक पद्धति में 1, तो n1 इक्वल टू अपना क्या आ गया, 1। ये सब वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुटअप करानी है। ठीक है। तो इधर देखो आप n2 इक्वल टू n1 अपना 1 दे रखा है इंटू m1, तो ऊपर वाला एमकेएस पद्धति में और नीचे वाला क्या, सीजीएस पद्धति में। तो ऊपर वाला लिखोगे आप 1 kg अपॉन 1 ग्राम और पावर a इक्वल टू क्या 1, फिर 1 मीटर अपॉन 1 सेमी, इसकी पावर कितनी 2, और t1 अपॉन t2 और इसकी पावर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और इसकी पावर कितनी -2, तो -2 लिख दिया आपने। ठीक है। वैल्यू आपने रख दी। इसके बाद मैंने कहा आपको सीजीएस में बदलना है, तो ऊपर वाला एमकेएस में है, तो इसको भी सीजीएस में चेंज करो आप। तो 1 kg का सीजीएस में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1 मीटर का 100 सेमी, तो लिख लो इसको n2 इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम और इसकी पावर आपको दे रखी है 1, ये आपका 100 सेमी अपॉन 1 सेमी और इसकी पावर आपको दे रखी है 2, और इधर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और इसकी पावर आपको दे रखी है -2, तो ये -2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर n2 इक्वल टू, यहाँ पर 1 ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल, तो यहाँ 1000 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1 इंटू इधर आपका 100 और इसकी पावर है 2 और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 1। अब देखो n2 इक्वल टू, यहाँ पर 1000 की पावर 1 इंटू यानी 1000 हो गया और इंटू 100 की पावर कितनी 2 दे रखी है, तो ये आपके 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000। तो अब देखो ये आपका कितना हो गया, ये तो आपका 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4, तो n2 इक्वल टू आपका हो गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर
4। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो n2 इक्वल टू आपका आ गया 10 की पावर 7। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, दूसरी मात्रक पद्धति यानी सीजीएस पद्धति में इसका परिमाण आ गया। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में आपका 1 जूल है वो किसके बराबर होगा, 10 की पावर 7 अर्ग। किसके बराबर आता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, यानी 1 जूल तो आपका एमकेएस पद्धति में और 10 की पावर 7 अर्ग आपका सीजीएस पद्धति में क्या हो गया, चेंज हो गया ये। तो इसका सीजीएस पद्धति में इसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा, 10 की पावर 7। तो इस प्रकार से आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिमाण को चेंज कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूला है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब एक बार इसको पॉज करके नोट कर लो आप। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो अगला अपना दूसरा वी में जो समीकरण है उसका दूसरा जो उपयोग है वो है समीकरण की सत्यता की जांच करना। दूसरा उपयोग पढ़ेंगे अब। दूसरा उपयोग है समीकरण की सत्यता की जांच करना। नंबर 2, समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी आपका समीकरण है उस समीकरण की सत्यता की आपको जांच करनी है, तो उसके लिए उसके बाएं पक्ष की विमा उसके दाएं पक्ष की विमा के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि आपके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों समीकरणों दोनों पक्षों की जो विमाएं हैं वो बराबर आ रही है तो अपना समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। और यदि बराबर नहीं आ रही है तो वो अपना समीकरण क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य का मतलब समीकरण अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए इसमें लिखोगे आप किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए उसके बाएं पक्ष व दाएं पक्ष की विमाओं की तुलना करते हैं, कि विमाओं की तुलना करते हैं। यदि बाएं पक्ष और बाएं पक्ष की विमाएं समान हो तो, यदि बाएं पक्ष व दाएं पक्ष की विमाएं समान हो तो समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य होता है।
कोई भी आपका समीकरण है तो उस समीकरण की बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमाओं की आप क्या करोगे, तुलना। और यदि दोनों पक्ष की विमाएं आपकी क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, समान आ रही हैं, ठीक है, तो अपना समीकरण है वो विमीय दृष्टि से क्या होगा, एकदम सही होगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूं, ये आप एक बार नोट कर लेना, पॉज करके इसको नोट कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपका संवेग है, क्या है, संवेग। तो संवेग आप जानते हो P, और P इक्वल टू आपका होता है mv। संवेग P इक्वल टू क्या होता है, mv। तो यहां पर P संवेग की विमा मैंने आपको बताई पहले कि आपकी संवेग की जो विमा होती है वो होती है m1 l1 t-1। ठीक है, इधर देखो आप, m क्या है अपना द्रव्यमान और v क्या है अपना वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए आप विमा लिखोगे m1, और इधर वेग है तो वेग के लिए आप विमा लिखोगे l1 और ये -t1। ठीक है, अब इसको कंबाइन करके आप लिख दो तो अपने पास m1 l1 t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 l1 और t-1। तो अब देखो दोनों पक्षों की अपनी विमाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो अपना ये समीकरण विमीय दृष्टि से क्या है, सत्य। इसका मतलब ये समीकरण अपना रहेगा सत्य। सत्य का मतलब ये आपका समीकरण बिल्कुल सही है। अपना समीकरण P बराबर क्या होता है, mv होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समीकरणों की सत्यता की क्या कर लोगे, जांच कर लोगे। आगे और कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आपके पास, इसको पॉज करके आप नोट कर लेना, जैसे आपके पास अगला कोई समीकरण में लिख रहा हूं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं कैसे, और K इक्वल टू आपका होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो सबसे पहले आप क्या करो, इधर दायां पक्ष है अपना, सॉरी बायां पक्ष है, उस बायां पक्ष की यानी ऊर्जा की आप विमा लिखो। ठीक है, ऊर्जा कोई भी हो, चाहे आपकी गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो ना, चाहे कोई किसी प्रकार की भी आपकी ऊर्जा हो, सबकी ऊर्जाओं की जो विमा आती है वो समान ही आती है। तो अब देखो इसकी जो विमा होगी वो आपकी m1 t2 सॉरी m1 l2 और t-2, ये आपकी क्या है, ऊर्जा की विमा है। तो आपने बाएं पक्ष की आपने क्या लिख दी, विमा लिख दी। अब दाएं पक्ष की विमा आपको लिखनी है, तो 1/2 ये तो अपना आंकिक मान है यानी परिमाण है, तो इसकी तो कोई विमा होगी नहीं, इसको तो छोड़ो 1/2 को। इधर क्या है अपना m द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा लिखो पहले m1। आगे आपका वेग है तो वेग की विमा लिख दो, वेग की विमा आप लिखोगे l1 और ये आपका t-1, और इसके ऊपर पावर लगाई गई है 2, तो 2 लगा दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा m1 l2 t-2 और इक्वल टू ये आपका m1 और ये पावर अंदर क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लाई। तो l 2 से a को मल्टीप्लाई करोगे 2, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2। अब इसको एक जगह कंबाइन करके आप लिख दो तो अपने पास आ जाएगा m1 l2 t-2 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा m1 l2 और ये आपका t-2। अब देखो अपना बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की विमाएं क्या है, बराबर आ रही है। इसका मतलब ये आपका समीकरण क्या है, सही है, सत्य है। समीकरण अपना क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी आपका समीकरण है उसको विमीय विधि से क्या कर लोगे, उसकी जांच कर लोगे कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, इसी प्रकार एक और मैं आपको बताता हूं, आपकी ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको U से हम क्या करते हैं, डिनोट। तो U इक्वल टू आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है आपकी mgh। ठीक है, तो यहां पर आपका देखो पहले इधर आप U यानी ऊर्जा, की आप विमा लिखो तो वही विमा आएगी m1 l2 t-2
टू। ऊर्जा की आपने विमा लिख दी। इधर अपना एम अपना द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा लिखोगे m1, ठीक है। इधर आपका जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो त्वरण की आपने विमा लिखी थी L1 T-2, त्वरण की विमा लिखोगे L1 T-2। इधर है एच अपनी है ऊंचाई, तो ऊंचाई किसमें मापोगे हमेशा, अरे दूरी में, दूरी है ये लंबाई का ही है ये, तो लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में, तो इसकी विमा होगी L1। अब देखो इधर है M1 L2 T-2, और इधर आपका M और नहीं है इसमें, तो ये आपका M1 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ L इधर भी है और इधर भी है, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 कितने हो जाएगी 2, तो इसकी पावर होगी L2, और ये आपका T-2। तो अब देखो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की जो विमाएं हैं वो बराबर आ रही है। इसका मतलब ये आपका स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है U बराबर mgh क्या है, सत्य है। क्या है ये अपना सत्य, एकदम सही है। तो इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा। अब देखो एक दो फॉर्मूले और मैं आपको बता रहा हूं, और उसकी वी में विधि से जांच करके आपको बताऊंगा कि समीकरण अपना सही है या गलत है। अब कोई समीकरण आपके पास लिखा हुआ है इस प्रकार से, अपना कोई समीकरण लिखा हुआ है v बराबर u प्लस AT, तो ये अपना न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है। क्या है ये अपना न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है। अब देखो v यहां पर अपनी क्या है, वेग है, u अपना वेग है, a अपना त्वरण है, और t अपना समय है। समझ गए। तो v वेग, तो वेग की सबसे पहले आप विमा लिखोगे m0 L1 T-1। तो इधर बाएं पक्ष की आपने विमा लिख दी। अब दाएं पक्ष की आप क्या करो, विमा लिखो, ठीक है। तो इधर देखो आप पहले u अपना वेग है, तो वेग की विमा लिखोगे m0 L1 और T-1 लिख दिया। अब यहां पर देखो प्लस लगा हुआ है, तो आप प्लस नहीं लगाओगे, ये तीन पद हो गए आपके v u और AT, तीन पद हो गए ना, तो तीनों पदों की जो विमाएं हैं वो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। समझ गए। तो प्लस की जगह आप इक्वली करोगे, ठीक है। तो यहां पर या त्वरण है अपना ये, तो त्वरण की क्या लिखोगे, विमा, तो त्वरण की विमा m0 L1 T-2, ठीक है। इसके बाद आपका ये ठीक है समय, तो समय की आप विमा लिखोगे ये T1। अब देखो इधर है v की विमा आप लिखोगे m0 L1 T-1, इधर u की विमा आपने लिख दी m0 L1 T-1, और इधर देखो ये आपके आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो इधर आपके पास आ जाएगा m0 L1, और इधर देखो T-2 है, ये T1 है, तो -2 में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, -1। अब देखो तीनों पदों की विमाएं बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, तीनों पदों की विमाएं बराबर आ रही है। इसका मतलब अपना समीकरण क्या है, सही है, अन्यथा क्या होता, गलत। तो अपना समीकरण क्या है, सत्य है, बिल्कुल। क्या है समीकरण, बिल्कुल सही है। यानी न्यूटन ने गति का जो अपना प्रथम समीकरण दिया है वो एकदम सही दिया है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई अशुद्धि नहीं है। इसी प्रकार देखो अब अगला आपको मैं बताता हूं, इस प्रकार का से कोई समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब तीनों पदों की विमाएं आपकी क्या आनी चाहिए, बराबर, तब तो आपका समीकरण सही है, अन्यथा क्या होगा, ये गलत होगा। तो ये आपका न्यूटन की गति का क्या है, द्वितीय समीकरण है। अब देखो न्यूटन ने जो ये समीकरण दिया है वो सही है गलत है, आप विमी विधि से इसकी क्या कर लो, जांच कर लो। तो सबसे पहले S अपना विस्थापन है, U यहाँ पर है वो वेग है, T समय है, A त्वरण है, और T अपना समय है ही। तो यहाँ पर विस्थापन, तो विस्थापन हमेशा किसमें मापा जाता है भाई, दूरी यानी लंबाई में, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर है, तो इसके लिए आपके पास आ जाएगा m0
L1 और ये T0। पहले पद इधर अपने बाएं पक्ष की विमा आपने लिख दी। इधर अपना इसका पहला पद है u अपना वेग है, तो वेग की विमा लिख दो m0 L1 और ये आपका t-1। फिर इंटू में क्या समय दे रखा है, तो समय की विमा लिख दो t1 और फिर इक्वल टू हाफ आपको लिखना नहीं है, ठीक है। और ये आपको a यानी त्वरण की आपको क्या लिखनी है, विमा लिखनी है, तो त्वरण की m0 L1 t-2, ठीक है। आगे आपको क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो समय की विमा आपकी t1, ठीक है। और स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर t2 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो यहां पर m0 L1 t0 इक्वल टू, अब देखो इधर आधार समान तो गाठे जुड़ जाएंगी, तो यहाँ t की पावर -1 है, यहाँ +1, तो -1 और +1 क्या 0 हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा m0 L1 और ये t0 आ गया। अब देखो इक्वल टू यहाँ पर देखो, यहाँ t की पावर -2 और ये t की पावर 2, तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा m0 L1 और ये t0। तो अब देखो तीनों पद बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तीनों अपनी विमाएं हैं वो बराबर आ रही है तीनों पदों की। इसका मतलब अपना ये समीकरण क्या है, सही है। ये समीकरण क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आप समीकरण की क्या कर लोगे, विमीय विधि से जांच कर लोगे, ठीक है। तो इसको भी एक बात पॉज करके आप नोट कर लो। चलो आगे एक और समीकरण में आपको समझाता हूं, यहां पर उसकी भी जांच करते हैं विमीय विधि से। कि कोई भी समीकरण हो आपका, अरे फिजिक्स में कोई भी आपको समीकरण दे रखा है, उस समीकरण की आपको जांच करनी कि मेरा ये समीकरण सही है गलत है, तो आप विमीय विधि से कर सकते हो उसकी जांच। अब देखो एक और आपका कोई समीकरण दे रखा है इस प्रकार से, v बराबर v² बराबर u² प्लस 2as। तो v अपना वेग, u अपना वेग और a अपना त्वरण और s अपना क्या होगा, विस्थापन, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले वेग की विमा लिखो m0 L1 t-1 और इसकी पावर 2 लगाइए तो 2 लगा दो, इक्वल टू u अपना वेग है, तो इसकी भी आपको विमा लिखनी है m0 L1 t-1 और इसके ऊपर भी पावर 2 है तो 2 लगा दो, और फिर प्लस है तो इक्वल टू कर दो, और आगे 2 लिखना नहीं है, और a अपना त्वरण, तो त्वरण की आप विमा लिख दो m0 L1 t-2, और आगे आपके दे रखा है यहाँ पर s अपना विस्थापन को हमेशा जो मात्रक होता है वो मीटर है, और इसकी विमा आ जाएगी L1। अब देखो इधर है पावर, अंदर है जो अपनी पावर है उससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो m0 L2 t-2 इक्वल टू, ये भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो m0 L2 t-2 इक्वल टू, ये आपके आधार समान है तो घातीय जुड़ जाएंगी, तो इसमें m0 L2 और t-2। अब देखो तीनों पदों की विमाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। इसका मतलब अपना ये समीकरण भी क्या है, सत्य है। ये आपका न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण है, ये समीकरण भी न्यूटन ने इसका मतलब सही दिया है। तो ये आपका समीकरण क्या है, सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए। इस प्रकार से आप समीकरण की सत्यता की क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो। तो इसको भी आप एक बार पॉज करके जल्दी नोट कर लो। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलो अब देखो ये अपना दूसरा इसका उपयोग था विमीय समीकरण का। तीसरा अपना जो उपयोग है
वो है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। बहुत सारी आपके पास भौतिक राशियां हैं, उनके मध्य आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो कोई भी, जैसे पहले तो आपका अगला जो उपयोग है वो है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। यह अगला अपना नंबर 3 उपयोग है। अब देखो, कोई भी आपकी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के बारे में आपको इस चीज का पता है कि वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो आप विमीय विधि से की सहायता से उनके मध्य क्या कर सकते हो, संबंध स्थापित कर सकते हो। भाई कोई भौतिक राशि है, उसके बारे में आपको ये पता है कि ये भाई इन इन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो उनके मध्य आप आपस में क्या कर सकते हो, संबंध स्थापित कर सकते हो। और वो कैसे करोगे, विमीय विधि से। तो इसमें लिखना है आपको कि यदि किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि वह किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि की सहायता से, विमीय विधि की सहायता से इनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब देखो किस प्रकार से आप संबंध स्थापित करोगे, वो आपको मैं बताता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल, अपने पास कोई एग्जाम्पल है, कोई आपके पास एक सरल लोलक है, उस सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, सरल लोलक का क्या आवर्तकाल, वो पिंड के द्रव्यमान धागे की लंबाई, कोई सरल लोलक है, वो पिंड के द्रव्यमान धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो विमीय विधि से इसके आवर्तकाल के लिए क्या करना है, आपको सूत्र ज्ञात करना है। यह आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखना है किसी सरल लोलक का आवर्तकाल पिंड के द्रव्यमान धागे की लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण पर
गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से इसके आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो विमीय विधि से इसके आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो विमीय विधि से आपको क्या करना है, जो अपना सरल लोलक है उसके आवर्तकाल का क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है। समझ गए। आवर्तकाल मैंने बताया किस किस बात पर निर्भर करेगा, पिंड के द्रव्यमान पर, धागे की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। ये आपको पता है पहले से। तो आप इनमें आपस में क्या कर सकते हो, संबंध स्थापित कर सकते हो। अब देखो, मैं मानता हूं कि आपका सरल लोलक है, उसका जो आवर्तकाल है वो कैपिटल टी, और पिंड का जो द्रव्यमान है, ठीक है, पिंड के द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान की m है और उसकी घात क्या है, स्मॉल a, और धागे की जो लंबाई है वो है l और उसकी जो घात है वो स्मॉल b, और अपने गुरुत्वीय त्वरण है g और उसकी जो घात है वो क्या है, c। ठीक है। तो आपस में आप इस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हो। इसको पॉज करके आप लिख लेना, एक बार पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना। लिखना फिर, माना सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, पिंड के द्रव्यमान स्मॉल m की घात पिंड के द्रव्यमान की घात mb, पिंड के द्रव्यमान की घात ma, धागे की लंबाई स्मॉल l की घात lb, व गुरुत्वीय त्वरण g की घात gc के समानुपाती होता है, अर्थात क्या करोगे, अर्थात अपना जो आवर्तकाल है t इज प्रोपोर्शनल, क्या, अपने द्रव्यमान की घात ma, लंबाई की घात mb और गुरुत्वीय त्वरण की घात gc के क्या है, समानुपाती है। तो यहां पर जब आप समानुपाती साइन को उठाओगे तो कोई समानुपाती नियतांक क्या आ जाएगा, के, तो अपना t इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ma lb और gc। ठीक है, इस प्रकार से अपना आ जाएगा ये। अब देखो, अब किस प्रकार से आप इसका संबंध स्थापित करोगे। सबसे पहले दोनों पक्षों की जो विमा है उसकी तुलना करनी है आपको। तो नीचे लिखना, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना
करने पर। अब इधर है अपना आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल की जो विमा है वो क्या जाएगी, m0 l0 और t1 इक्वल टू के अपना कांस्टेंट है, तो आप इसको एक बार रहने दो। m अपना द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की विमा m1 और इसकी पावर a, l है अपना लंबाई, तो इसका l1 और इसकी पावर है b, और इधर है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होगी वो आपकी l1 t-2 और इसकी पावर दे रखा है c। समझ गए। अब ये जो पावर है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो अपने पास आ जाएगा ma lb और ये आ जाएगा lc और ये t-2c। अंदर आपने पावर इसकी मल्टीप्लाई करवा दी। अब देखो यहाँ पर आधार अपने समान है, तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो अपने पास इसकी जो विमा होगी वो क्या आ जाएगी, ma l और ये आपके पास आ जाएगा b प्लस ये b प्लस c और ये आपके पास आ जाएगा t-2c, और इधर वाली अपनी जो विमा है वो है m0 l0 और t1। अब दोनों पक्षों की जो विमाएं हैं उनकी आप क्या करवा दो, तुलना करवा दो। तो मैं एक बार इसको पॉज करके आप नोट कर लो। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो इधर है, इधर दोनों पक्षों की विमाएं ये है m की, इधर देखो m की जो आपकी घात है वो a, वो किसके बराबर है, इधर m की घात देखो 0, तो a किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। दूसरा अपना दे रखा है इसमें b प्लस c, तो इधर देखो l की पावर है b प्लस c, इधर l की पावर 0, तो b प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, इधर देखो ये आपकी t की पावर 1 है, t की पावर 1, और इधर t की पावर माइनस क्या है 2c, तो माइनस 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखो a इक्वल टू a का मान तो आपके पास आ गया, b की और c की वैल्यू नहीं है, तो यहां से तो देखो c की वैल्यू निकालो आप, इधर ये -2 है, इधर डिवाइड कर दो, तो c इक्वल टू आपका हो जाएगा -1/2। इधर है आपका देखो, अब c के मान आपके पास आ गया, तो ये c का मान यहाँ रख दो आप इस समीकरण में, तो अपने पास b की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहाँ b -1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू अपने पास आ जाएगा b इक्वल टू 1/2। अब देखो a b और c तीनों का मान अपने पास आ गया, तो ये अपना जो समीकरण है इसको कोई समीकरण दे दो एक, इस समीकरण एक में इसकी वैल्यू रख दो, तो समीकरण एक से, तो अपने पास t इक्वल टू आ जाएगा k। यहां देखो आपका m और उसकी पावर क्या है a का मान कितना है 0, तो यहाँ m और उसकी पावर 0, फिर आपके पास l और उसकी पावर b है, तो b का मान कितना आया 1/2, तो ये रख दो पावर 1/2। आगे आपका क्या है g और उसकी पावर आई -1/2, तो यहाँ देखो आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा k और ये m की पावर 0 यानी इसका मान 1 हो गया, और ये आपकी l की पावर 1/2 और ये माइनस है और नीचे लेके आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगी, तो g की पावर 1/2, तो आप इसको 1/2 पावर है तो अंडर रूट में लिख दो, t इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा k और ये आपका अंडर रूट l/g। तो ये आपके आवर्तकाल और आवर्तकाल के ऊपर जो राशि आपकी निर्भर कर रही हैं, ठीक है, उनके मध्य क्या क्या आ गया संबंध, यानी आवर्तकाल का ये आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से आप इन राशियों के मध्य संबंध स्थापित करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। समझ गए। तो ये इसका क्या था तीसरा उपयोग था, तो इसको एक बार पॉज करके आप नोट कर लो जल्दी।
तो पॉज करके नोट कर लेना आप इसको। तो आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। तो आज अपना जो टॉपिक है, ठीक है, मैंने पहले तो आपको कुछ भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक और विमाएं लिखना बताई। उसके बाद आपकी विमीय जो समीकरण है, ठीक है, उन विमीय समीकरणों के उपयोग मैंने बताए और 3 उपयोग आपने पढ़े। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही। धन्यवाद।